हेलो, नमस्कार, आदाब और स्वागत है आप सब बच्चों का जीनो आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। आज जीनो आईएएस की इस यूट्यूब चैनल के इस द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हम लोग कल यानी संडे 15 ऑफ सितंबर 2024 और आज यानी मंडे 16 ऑफ सितंबर 2024 दोनों दिनों का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे कंटेंट पे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स है, अराउंड 15 न्यूज आर्टिकल्स है, तो हम कोई भी ऐड किए बगैर डायरेक्ट जंप करते हैं अपने न्यूज़पेपर के डिस्कशन पे। आज का कोट दैट हमारी सबसे बड़ी वीकनेस इस चीज में रहती है दैट कि हम लोग द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। सो यस, वी आर ट्राइंग वन मोर टाइम एवरी डे एंड एवरी डे, नथिंग टू लीव बियॉन्ड द फेलियर। आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में, कल के न्यूज़पेपर में आया था पहला अष्टमुड़ी लेक, ताजमहल और मुगल आर्किटेक्चर को आज हम जानेंगे। इसके साथ ओजोन और ट्रॉपिकल वेजिटेशन पे क्या असर पड़ रहा है ओजोन लेयर की वजह से और ओजोन पोल्यूशन की वजह से। प्लस वी विल सी डिटेल्स ऑफ मिशन मौसम। क्वेयर कपल्स के राइट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है एक डिटेल्ड एडिटोरियल में। वो एडिटोरियल देखेंगे तैवान स्ट्रेट कहाँ पड़ती है और तैवान स्ट्रेट के आसपास और कौन सी एरियाज है, कौन से प्लेसेस है जो हमें याद रखनी है। व्हाट इज गोल्डन फाइबर और गोल्डन फाइबर का कितना बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में। इसके साथ हम आज के न्यूज़पेपर में नीपा वायरस डिस्कस करेंगे, व्हाट इज नीपा वायरस, और नीपा वायरस के साथ साथ कि नीपा वायरस से क्या क्या बीमारियां और हो सकती है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे दो एडिटोरियल्स है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और समझने वाले एडिटोरियल्स हैं। जिसको ये समझ आ जाए एडिटोरियल्स, बहुत ही उम्दा जहन का होगा वो इंसान। और ये एडिटोरियल्स आपके आंसर राइटिंग में, आपके ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पहला एडिटोरियल इतना कॉम्प्रहेंसिवली लिखा गया है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के जमाने में पॉलिटिकल आप एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया का मिनरल इकोसिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और इंडिया का माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, ये कैसे एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पूरी की पूरी गवर्नेंस में, कि लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे ये एसएचजी से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके हर एक चीज कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन तो कितना बड़ा ये रोल प्ले कर रहा है हमारे डेवलपमेंट में, वो भी देखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी इसी एडिटोरियल के बेसिस पे है। विच क्राफ्ट देखेंगे, इंडिया में विच क्राफ्ट अभी तक क्यों है और कैसे है। सागर परिक्रमा क्या है और कौन से दो हमारे ऐसे नेवी के जवान जा रहे हैं, कौन से दो हमारे ऐसे लोग जा रहे हैं, दो लड़कियां जा रही है पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करने के लिए। तो सागर परिक्रमा क्या है, और इससे पहले एक और सागर परिक्रमा आया था हमारे पास, एक इनिशिएटिव 2022 का, तो वो अलग था और आज का सागर परिक्रमा अलग है। टाइफून यागी देखेंगे और इसका इंपैक्ट। लास्ट में सोलर पोलारिस मिशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसी न्यूज़पेपर की सीरीज में। बट इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे दैट अभी जब ये वापस आया है ये मिशन, तो कहाँ उतरा है, और इस मिशन को थोड़ा बहुत और रिवाइज करेंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा आपकी डे टू डे लाइफ में। आपके ईयरफोन्स में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है या नहीं, ठीक है, आपके स्पीकर्स में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है या नहीं, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। या आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा नॉइज कैंसिलेशन वाला कमरा है, वहां पे आपको बाहर की नॉइज सुनाई नहीं देती है। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये चीज भी हम आज देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा टेंडेंसी रहा है कि ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये द हिंदू यूजुअली अपने साइंस के पेज पे डिस्कस करता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं टॉयलेटरीज, ठीक है, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जैसे फैन वगैरह, ठीक है, इन सब के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं पिछले अपने पीवाईक्यूज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन विद आ यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू, जो पूछा गया था 2024 में। 2024 के पेपर में एक बहुत ही खास बात हुई थी कि ऐसा तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 दिया हो और रीजन एंड असर्शन का ये क्वेश्चन हो, ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन हो, ऐसा बस एक ही क्वेश्चन था पूरे के पूरे पेपर में, ऐसा बस एक ही क्वेश्चन था। व्हाट आई थिंक एट माय पर्सनल लेवल इज 2025 के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले होंगे, ठीक है, तीन स्टेटमेंट वाले। तो यूजुअली हमने देखा 2023 के पेपर में स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस और हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये वाले क्वेश्चंस कम थे 2024 22 के पेपर में, बहुत कम थे। 23 के पेपर में बहुत ज्यादा आ गए और 24 के पेपर में वापस एक बैलेंस आ गया। बट 24 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन था। व्हाट आई बिलीव इज 2025 के पेपर में ऐसे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनका रेशियो बढ़ने वाला है, इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, कहते हैं रेन वाटर या रेनफॉल की वजह से वेदरिंग होती है। अगर आपने मान लिया कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आपको क्वेश्चन करने का कोई है ही नहीं, फिर करना ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद आपका कोई स्टेटमेंट बचता ही नहीं है जो आपका ट्रू हो जाए, आंसर ही निकल जाए, आंसर नहीं निकलेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दूसरा है स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो इसको आपको देखना होगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। तो दोनों चीजें होती है, केमिकल वेदरिंग भी होती है और फिजिकल वेदरिंग भी होती है रेनफॉल की वजह से। ठीक है, देखना क्या है, केमिकल वेदरिंग इज द बेसिक प्रोसेस बाय विच डेन्यूडेशन प्रोसेस प्रोसीड्स। इट्स एक्सट्रीमली स्लो एंड ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर। अब ये एयर और वाटर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं पत्थर, और वो पत्थर धीरे धीरे वो वेदर डाउन हो जाता है। वेदर डाउन मतलब वो पत्थर टूटने लगता है। टूटने कैसे लगता है, एयर और वाटर में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन जो पत्थर के अंदर मिनरल्स होते हैं और जिस चीज का वो पत्थर बना होता है, केमिकल एलिमेंट्स उसके धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पत्थर टूटने लगता है। ठीक है, और 3 मेजर टाइप्स है किसके, वेदरिंग के। पहला है सोल्यूशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज डिकम्पोजिशन। ठीक है, और यही चीज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर, इट रिएक्ट्स विद मिनरल्स इन द रॉक, जिसकी वजह से रॉक की वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डन। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स जो रॉक में होते हैं, और द बैक्टीरियाज व्हिच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे हेल्प टू स्पीड अप द वेदरिंग। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। अंडरस्टैंड, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की जरूरत है और इन क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है बहुत ही ध्यान से। चलिए, नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस, ये इमेज द हिंदू के कल के पेपर के फ्रंट पेज पे आया था, एंड दिस इमेज टॉक्स अबाउट काशा सिरबली। काशा सिरबली क्या है, इट्स अ प्रोसेशन ऑफ कैपेरिसोन्ड एलिफेंट्स इन प्रोग्रेस एट त्रिकावली वनन मूर्ति टेम्पल। अब ये टेम्पल कौन सा है नहीं जरूरत है, केरला में ये होता है, बट ये क्यों होता है, व्हाट इज काजखा सीरबल और श्रीबल। ठीक है, व्हाट इज काजखा श्रीबल, ये एक प्रोसेशन है जिसमें टेम्पल्स, ये एलिफेंट्स आगे आगे चलते हैं। ये एलिफेंट्स बहुत ही ज्यादा सजाए जाते हैं, जैसे हमारी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, उसमें भी टेम्पल ये एलिफेंट्स को यूज किया जाता है, और जगन्नाथ महाराज का, हमारे कृष्ण जी का एक बहुत ही बड़ा रथ निकलता है जिसकी पूजा होती है। वैसे ही ओनम फेस्टिवल का भी एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर पूरे फेस्टिवल में, ओनम जो है 10 से 12 दिन का फेस्टिवल होता है, इस पूरे फेस्टिवल में एक छोटा सा प्रोसेशन ये भी है कि एलिफेंट्स को ऐसे सजाया जाता है और इनका एक रथ निकलता है, इनकी एक यात्रा जैसी निकलती है, प्रोसेशन। ठीक है, ये पार्ट है ओनम फेस्टिवल का। कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ठीक है, ओनम फेस्टिवल से रिलेटेड और थोड़ी सी जानकारी, ओनम एक हिंदू राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है, हिंदू राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल, किसका, केरला का। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट किंग महाबली। किंग महाबली केरला के किंग थे, और ये जब वापस आए थे असुराज को हराने के बाद, तो उनके वापस आने के वेलकम में ये ओनम फेस्टिवल मनाया जाता था। ये 10 दिन का एक फेस्टिवल है, अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के कुछ कुछ अगर आप देखो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे पूकलाम। पूकलाम इज फ्लोरल डेकोरेशन। सब्चुस एक वेजिटेरियन फीस्ट होता है, एक बहुत ही बड़ी दावत होती है जिसमें सब लोग आके खाना खाते हैं, जिसको बोलते हैं ओनासादिया। एक ग्रैंड ओनम थिरुवोनम प्रोसेशन होता है, ओनम थिरुवोनम प्रोसेशन, जिसमें ट्रेडिशनल डांस और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होते हैं। परफॉर्मेंस में सबसे पहला परफॉर्मेंस होता है जो बीच सड़क पे चलते चलते ये लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं पुलिकल्ली। पुलिकल्ली इज अ स्ट्रीट फोक आर्ट विच इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ओनम। ये थ्रिसूर में मनाया जाता है, थ्रिसूर केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसमें पार्ट लेते हैं इंसान, उनको पूरे इंसान को पेंट किया जाता है एज टाइगर्स, एंड कुछ को पेंट किया जाता है एज हंटर्स, और ये सब लोग साथ में निकलते हैं, स्ट्रीट के ऊपर डांस करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था महाराजा रामा वर्मा शक्तन हमपुरम। कथकली। कथकली इज अ स्टाइलाइज्ड डांस एंड ड्रामेटिक फॉर्म which combines dance, music, acting, and more. It depicts stories from Indian epics, महाबली legend during ओनम। ओनम के टाइम पे कथकली भी किया जाता है। ठीक है, कथकली डांस का परफॉर्मेंस भी होता है। वैसे ही मोहिनीअट्टम डांस का परफॉर्मेंस होता है, कुडियत्तम डांस का परफॉर्मेंस होता है। कुडियत्तम एक्चुअल में एक एंशिएंट थिएटर फॉर्म है, जो यूपीएससी ने भी पूछा था अपने इसमें, यूपीएससी के 2022 के पेपर में आया था ये कुडियत्तम, बट यूपीएससी के 2024 के पेपर में पूछा था गरबा।
गरबा इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ थिरुवथरिकली, ये भी एक ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है जिसमें वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। चाकियार कूथू, दिस इज ऑल्सो अ सोलो परफॉर्मेंस नरेटिंग एपिक्स। ऊट्टम थुल्लल, मलयालम पोएट कुंचन नंबियार, और कंचन नंबियार इनको बोलते हैं, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने इसको क्रिएट किया था। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है, सटायरिकल एंड ह्यूमरस थीम होता है इसका। ये सारी परफॉर्मेंसेस ओनम के फेस्टिवल के दौरान की जाती है। क्लियर यहां तक? चलो आगे। यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, ये क्या बोल रहा है? ये आर्टिकल अष्टमुडी लेक के बारे में बोल रहा है। अष्टमुडी लेक कहां पे है? अष्टमुडी लेक है कहां पे? केरला में। अष्टमुडी लेक जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला दैट अष्टमुडी लेक के कुछ पार्ट्स इतने ज्यादा पोल्यूट हो गए हैं कि यहाँ पे नहाने के लिए ये बिल्कुल ही अनफिट है ये एरियाज। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट एक्टिविटी एंड वेस्ट डंपिंग हो रही है बहुत ज्यादा। किसमें? अष्टमुडी लेक में। अष्टमुडी लेक और केरला के 3 लेक्स, यहां से लेके यहां तक 3 लेक्स है यहाँ पे। फर्स्ट लेक इज विमानंद कोल लेक, जहां पे आपको पता होगा क्या होती है, बैक वाटर रेसिंग होती है, स्नेक बोट्स। यहाँ पे लास्ट मंथ, जुलाई के मंथ में भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, स्नेक बोट रेसिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा शष्टमकोटा लेक। ठीक है, एंड थर्ड इज हमारा अष्टमुडी लेक। तो इनको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे ऊपर आता है वेम्बनन, देन शष्टमुडी, शष्टमकोटा, एंड लास्ट इज अष्टमुडी लेक। ठीक है, क्लियर यहां तक? याद रहा? चलो आगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग मुगल हेरिटेज एंड ताज डोम। यहां पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में ताजमहल की, कि ताजमहल का एक डोम ऐसा है जो थोड़ा बहुत लीक कर रहा था। ठीक है, बट एएसआई ने उसको देखा, उन्होंने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, और उनको पता चला लीक नहीं हो रहा है, बेसिकली वहां पे सीप इन हो रहा है थोड़ा सा वाटर। कैसे हो रहा है वो अलग कहानी है, हमें उतना ज्यादा एएसआई का एग्जाम नहीं देना है। हमें समझना है तो मुगल हेरिटेज समझना है, मुगल आर्किटेक्चर समझना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, एंड इट वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध बिल्डिंग है जिसमें सब लोग जाते हैं फोटोज लेने, यूजुअली सिंबल ऑफ लव बोला जाता है इसको। इस आर्किटेक्चर को समझते हैं और थोड़ा बहुत इसको समझना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैसे समझना है? पहले तो आर्किटेक्चर समझते हैं, इसका बेस होता है, ये बेस एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, सेकंड, यहाँ पे आपको डैडो पैनल्स मिलेंगी। डैडो पैनल्स क्या होती है कि आपका जो बेड होता है ना, जहां से आपकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, उस बिल्डिंग का जो सबसे पहला एरिया होता है ये, ठीक है, इसको बेड बोला जाता है, बेड। ठीक है, बेड की हाइट का एरिया होता है, और इसी पे छोटे छोटे ऐसे पैनल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे पैनल्स बनाए जाते हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर पैतरा दूरा से डेकोरेशन की जाती है। पैतरा दूरा क्या टेक्निक है? क्या आपने ऐसा एक स्टोन लिया, ठीक है, ये एक स्टोन है, इस स्टोन के ऊपर क्या होगा? इस स्टोन के ऊपर एनग्रेविंग होगी। किस चीज की एनग्रेविंग होगी? डिफरेंट डिफरेंट कलर का ऐसे इस पे दूसरा स्टोन लगाया जाएगा, जेम्स लगाए जाएंगे। ठीक है, यूजुअली लैपिस लजूली लगाया जाता है। ठीक है, और वो एनग्रेव करके लगाया जाता है। इस स्टोन को पहले काटा जाता है और उस स्टोन के अंदर दूसरा स्टोन फिक्स करते हैं, जेम स्टोन यूजुअली। ठीक है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्क, इस आर्क को डेकोरेट करने के लिए कैलीग्राफी की जाती है। कैलीग्राफी कहां पे की जाती है? इस एरिया में कैलीग्राफी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे। अब ये कैलीग्राफी में लिखते क्या है? ये अरबिक लिखते हैं, और लिखते क्या है? कुरानिक वर्सेस लिखते हैं। ठीक है, कुरानिक वर्सेस यहाँ पे लिखी जाती है, कुरान और हदीस की वर्सेस यहाँ पे लिखी जाती है, और वो अलग एक स्टाइल में लिखी जाती है। उर्दू का एक स्टाइल है, उसमें लिखी जाती है, कैलीग्राफी में लिखी जाती है। सेकंड, स्पेंड्रल। स्पेंड्रल क्या है? दिस इज अ स्पेस बिटवीन एन आर्क एंड द रेक्टेंगुलर एनक्लोजर। देखो मैंने क्या बोला, ये आर्क है हमारा, ठीक है, इस आर्क को एनक्लोज कर रहा है ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के इस एरिया को बोला जाता है स्पेंड्रल। इस स्पेंड्रल में मोती, और इस स्पेंड्रल में भी वही काम होता है, कौन सा काम? जो हमने देखा डाडो पैनल्स में, दैट इज पैतरादूरा का काम। और इस एरिया में यूजुअली इसको डेकोरेट किया जाता है किससे? छोटे छोटे जेमस्टोन से। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेंड्रल। इसके बाद ये तो हमारा आर्क हो गया, आर्क को पिस्ताक भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये जो आपको 2 बड़ी बड़ी चीजें दिखती है, इनको क्या बोलते हैं? मीनार्स। ये मीनार्स मुगल आर्किटेक्चर में क्यों लाए गए थे? क्योंकि यहां पे चढ़ के अजान दी जाती थी। ठीक है, ये मीनार्स मुगल आर्किटेक्चर में थे, बट एक ऐसा आर्किटेक्चर था हमारा, ठीक है, जहां पे ये नहीं थे, जहां पे मीनार्स एब्सेंट थे। दैट आर्किटेक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है,
बट वो एक प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है। मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें मीनार्स एब्सेंट होते हैं, बट वो एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट, इसके बाद जितना हम ऊपर चले जाएंगे उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे दैट एक छोटा सा मीनार जैसा यहाँ पे बना हुआ है जिसको बोलते हैं गुलदस्ता। ये स्पायर जैसा होता है, ठीक है, ये डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, इसको बस गुलदस्ता बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखा। इसके बाद आता है, जैसे हमने देखा है स्तूपा में भी ऐसे एक गोल ड्रम सा आता है, ठीक है, और उसके ऊपर आता है हमारा अंडा। वैसे ही मुगल आर्किटेक्चर में इस ये एक ड्रम होता है, ये एक सर्कुलर ओनियन डोम का बेस होता है असल में। ये जो ऊपर आपका डोम दिख रहा है, दिस इज अनियन डोम, इसका बेस होता है ये। इस बेस को क्या बोलते हैं? ड्रम। और उसके ऊपर इस डोम को बोलते हैं अनियन डोम। एंड लास्ट में वी हैव लोटस डेकोरेशन, इन्वर्टेड लोटस। और ये लोटस हमने हिंदू सिंबल्स के तौर पे यूज किया है, ठीक है। ये लोटस हिंदू आर्किटेक्चर में भी होता था, आपको अगर याद हो तो ये अशोकन पिलर्स में भी होता था, ठीक है। ये जो लोटस है इन्वर्टेड लोटस अशोकन पिलर्स में भी होता है, ठीक है। एंड लास्ट में देयर इज फीनियल। फीनियल इज ऑर्नामेंटल टर्मिनेटिंग पार्ट, लास्ट में सबसे ऊपर होता है ये फीनियल। फीनियल अगर आप टेंपल आर्किटेक्चर में देखो तो इसको कलश बोलते हैं, ठीक है। फीनियल टेंपल आर्किटेक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पे या तो मंदिर के सबसे टॉप पे या तो कलश रखा जाएगा, या तो ट्राइडेंट त्रिशूल रखा जाएगा, या तो फ्लैग होगा। और ये फीनियल वहां पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, ठीक है। ये हमारा मुगल आर्किटेक्चर समझ में आ गया आपको, पूरा ताजमहल। ताजमहल को बनाते टाइम या ताजमहल में कौन सा मार्बल यूज हुआ है? ताजमहल में आइवरी व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। ये यमुना रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कहां बना हुआ है? आगरा में बना हुआ है। इसको कमीशन किया था 1632 में, किसने? शाहजहां ने। एंड किस लिए बनाया गया था? उसकी फेवरेट वाइफ मुमताज महल के लिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। टोम जो है 42 एकर्स का एक कॉम्प्लेक्स है। ताजमहल कॉम्प्लेक्स इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंप्लीटेड इन 1653 में, ये टोटल कंप्लीट हुआ था। 32 मिलियन रुपीस इसमें खर्चा आया था, ठीक है। और द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एम्प्लॉयड अराउंड कितने? 20,000 आर्टिजन्स। और इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट आर्टिजन जो इसका मेन इंजीनियर था, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ताजमहल को डिजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, ठीक है। एंड इट इज नोन एज द ज्वेल, द जूल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया, ठीक है। देन ताजमहल वाज डिक्लेयर्ड एज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1920। 1920 को इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। आर्किटेक्चर हमने इसका डिस्कस कर लिया। दिस इज बेसिकली अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन प्लस इस्लामिक प्लस इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। आइवरी व्हाइट मार्बल और मकराना मार्बल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स का यूज किया गया है। और मीनार्स इसके 4 है, 4 कॉर्नर्स पे इसके 4 मीनार्स है, ठीक है, क्लियर कट। और इसका जो इनर चेंबर है, जहां पे मेन मजोलियम है, जहां पे मेन वो मुमताज महल का ग्रेव आपको मिलेगा, इट इज ऑफ ऑक्टागोनल शेप, जिसको इनर चेंबर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। रिसेंटली हुआ क्या है, ताजमहल को जो इसका ये शेप है वो डिटीरियोरेट होने लगा, इसका जो फिनिश था वो डिटीरियोरेट होने लगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक पोल्यूटेंट था जिसका मेन असर इस पे देखने को मिला, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इसका जो ऊपर का फिनिश है वो खत्म होने लगा और इस पे पीलापन छाने लगा था। और 2016 में ऐसा हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने बोला दैट इस ताजमहल के ऊपर बेसिकली फॉस्फोरस जमा हो रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यमुना का पोल्यूशन, और विच इज नाउ ट्राइंग टू बी अ थ्रेट, विच इज नाउ पोजिंग अ थ्रेट टू ताजमहल, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या आप यीस्ट बोल लो, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा था, इट वाज नोन एज गोल्डी किरोनोमस, ठीक है। दिस वाज पर्टिकुलरली द एक्सक्रीटा ऑफ एन इंसेक्ट
जो ताजमहल की सरफेस के ऊपर था। ठीक है, नाउ रिसेंटली यहां पे ये भी पता चला है दैट हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो यमुना से निकलता है उसकी वजह से भी ताजमहल का जो ऊपर का फिनिश है मार्बल का वो डिटीरियरेट हो रहा है। क्लियर। और इसी केस में एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था विच ड्रू अटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुवर्ड्स द येलोइंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ ताज मार्बल्स इन सेवरल प्लेसेस। तो इससे जो रिलेटेड केस है इट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बस इतना याद रखना है इस न्यूज से रिलेटेड। चलो, नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ओजोन वायरस, दिस ओजोन एंड बेसिकली अगर आप इस आर्टिकल को मतलब इस न्यूज स्निप को अच्छे से समझो तो इट्स एक्चुअली ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन के पोल्यूशन की वजह से यहां पे हो ये रहा है, और ये आर्टिकल हमें ये बता रहा है कि ओजोन गैस जो ग्राउंड लेवल पे बन रहा है इज रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स and is leaving an estimated 290 million tons of carbon uncaptured each year। ठीक है, पहली चीज हमने ये देखी दैट हम कार्बन बहुत ही ज्यादा एमिट कर रहे हैं। दूसरा, अब जो हमारे पास अर्थ की नेचुरल कैपेसिटी थी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की वो तो पहले ही खत्म कर ली हमने, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना। उसके बाद हमने इतना पोल्यूशन ज्यादा कर लिया कि अब हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन भी हो रहा है, और इस ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से 290 मिलियन टन का कार्बन जो यूजुअली कैप्चर हो जाता किसके थ्रू, इन प्लांट्स के थ्रू, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के थ्रू, वो भी नहीं हो रहा है अब। ठीक है, ये एक नया रिसर्च बता रहा है। इट इज सेइंग दैट इस ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से या ओजोन पोल्यूशन, ओजोन गैस की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन इज रिड्यूसिंग न्यू ईयरली ग्रोथ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स बाय 5.1% ऑन एवरेज। ठीक है, तो अगर आप देखो ओजोन लेयर का डिप्लीशन, सबसे पहली चीज ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता कैसे है, तो हमें पहले पता चला ये सीएफसीज की वजह से हो रहा है, फिर हमें पता चला एचसीएफसीज की वजह से हो रहा है, और इसके बाद हैलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ये चार ऐसे डिप्लीटिंग एजेंट्स है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है हमारी। ये चार के चार एजेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, पहली चीज। अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये रहा है O3 जो कि ओजोन का एक मॉलिक्यूल है। ये ओजोन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, और ये इस O3 के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिसमें ये क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, एंड दो जो ऑक्सीजन के दो केमिकल ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग से एक दूसरा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, यहां पे इस चीज की वजह से हमारा गैस बनता है जिसको बोलते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गई तो हमारी अर्थ पे पहला असर ये पड़ेगा कि यूवी रेज जो है वो आ जाएंगी डायरेक्ट अर्थ के ऊपर। ठीक है, बिकॉज ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेज। डन, पहली चीज तो ये समझ आ गई। दूसरा, हमें ये समझना है कि ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से क्या हो रहा है। ग्राउंड लेवल ओजोन में असल में हो क्या रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो व्हीकल से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और पावर प्लांट से निकलते हैं, ये हीट और सनलाइट की वजह से तीनों का आपस में क्या बनता है, एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है O3, दैट इज ओजोन। अब ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है बहुत ही बड़ा एक पोल्यूटर है जिसको हम बैड ओजोन भी बोलते हैं। इट्स नॉट डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एयर बट इट इज क्रिएटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन द एयर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। और ये कैसे होता है, यहां पे लिखा हुआ है, मोटर एग्जॉस्ट वगैरह वगैरह सब चीजों की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो डिफरेंस, ये O3 या ग्राउंड लेवल ओजोन दिस इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस। ठीक है, और अगर आप देखो डिफरेंस तो ये जो O3 है और ये जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन है ना, ये ओजोन उतना बेनिफिशियल क्या, ये है ही नहीं बेनिफिशियल टोटली हमारे लिए। जैसे हमारा ओजोन ओजोन लेयर में है वहां पे ये हमारे यूवी और यूवीए और यूवीबी से प्रोटेक्ट करता है हमें। अगर आप ग्राउंड लेवल ओजोन देखो तो ये हमारे लिए हार्मफुल है उल्टा। ठीक है, एंड इट्स ऑफन टर्म्ड एज बैड ओजोन, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उतना ही ज्यादा इस चीज की वजह से, ग्राउंड लेवल ओजोन की वजह से हीट वेव्स आने का ज्यादा खतरा है, ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ने का ज्यादा खतरा है, एंड दिस लीड्स टू वर्सनिंग ऑफ एयर क्वालिटी इन द सिटीज लाइक न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका अगर आप इंपैक्ट देखो तो ग्लोबली ये डेथ टोल को इंक्रीज करने में इसका बड़ा रोल है। ठीक है, ग्लोबली जितने ज्यादा लोग मर रहे हैं, इट हैज बीन प्रोजेक्टेड दैट बाय 2050, 2050 से पहले पहले या 2050 तक, more than a million deaths
1 million deaths can be directly linked to ozone exposure. ग्राउंड लेवल ओजोन बस इंसानों के लिए ही हार्मफुल नहीं है, बट क्रॉप हेल्थ, इट रिड्यूसेस द यील्ड एंड सीड क्वालिटी ऑल्सो। इन सब चीजों पे भी ये असर डालता है, ठीक है। एंड इंडिया विच इज होम टू 10 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी, सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 सबसे बड़ी सिटीज है, पोल्यूटेड सिटीज, ठीक है। यहां तक कंट्री में ग्रोइंग और एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से ये और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि जितनी ज्यादा एज पॉपुलेशन होगी उतना ही उनकी मोर्टेलिटी की रेट्स बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है कोमॉर्बिडिटी का, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई बीपी, शुगर एंड ऑल अदर थिंग्स। वैसे ही अगर ओजोन का एक्सपोजर उन लोगों को हो गया तो उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे है दैट हमारे पास जो मेन एयर पोल्यूटेंट्स है, जो डेडली एयर पोल्यूटेंट्स है, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका इंडिया लार्जेस्ट एमिटर है, O3 ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया दैट इज NH3, लेड एंड लास्ट में पार्टिकुलेट मैटर। ये ऐसे डेडली पोल्यूटेंट्स है जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, इन सब चीजों के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर NCR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और इस साल नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए 21 पॉइंट एक्शन प्लान लेके आए हैं टू कंट्रोल द विंटर पोल्यूशन इन दिल्ली। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए भारत स्टेज दैट इज BS नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। प्लस वी ऑल्सो हैव नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये सारे मेजर्स आज तक लिए गए हैं। 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था इसी ओजोन से रिलेटेड और पोल्यूशन से रिलेटेड। यूपीएससी आस्क्ड दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें उन्होंने पूछा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन चार गैसेस में से कौन सा गैस इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड बायोमास रेजिड्यू? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सारे के सारे गैसेस यहाँ पे एमिट होते हैं कब? जब भी आप क्रॉप या बायोमास जलाते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मिशन मौसम। ये जो मिशन मौसम है ना, अभी अभी रिसेंटली 2000 करोड़ का ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको 11 सितंबर कैबिनेट ने क्लियर किया था। और कैबिनेट ने बोला ये मिशन मौसम जो है ये हम किस लिए लेके आ रहे हैं, ताकि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और IITM, ये 3 इंस्टीट्यूट्स आपस में मिलके एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें, ठीक है, जिससे हम कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। जैसे हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग बेटर हो जाए, हम एटलीस्ट सिमुलेट कर पाए क्लाउड्स की लाइटनिंग को, कि क्लाउड से जब लाइटनिंग गिरती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मरते हैं लाइटनिंग की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए। और ये भी बोला गया कि एक क्लाउड चेंबर बनाया जाएगा, एक बहुत ही बड़ा एक हॉल बनाया जाएगा जिसके अंदर क्लाउड्स के साथ सिमुलेशंस की जाएंगी, ठीक है, और ये भी देखा जाएगा क्लाउड के अंदर क्या रिएक्शंस होती है और कैसे लाइटनिंग होती है एक्चुअल में, ठीक है। और मेन जो फोकस एरिया है, जहां पे सबसे ज्यादा फोकस है इस मिशन मौसम के अंदर, पहला है एक्यूरेसी, मॉडलिंग, ठीक है, रेडार्स और सैटेलाइट्स, जिनका यूज यहां पे किया जाएगा। और अगर आप देखो तो 60 तो यहां पे वेदर रेडार्स हैं, 15 विंड प्रोफाइलर्स, 15 रेडियो सॉन्ड्स यूज किए जाएंगे, किस लिए? वेदर प्रिडिक्शन के लिए इस मिशन मौसम के अंदर। 2012 में, इससे पहले हमारे पास एक मॉनसून मिशन था, बट अब जो लेके आए हैं उसका नाम है मिशन मौसम, तो इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो इंडिया में हमारे वेदर को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पे फ्लड्स हो रहे होते हैं,
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ड्रॉट्स हो रही होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे हमने अभी केरला का सीन देखा, केरला में ही, केरला के स्टेट में ही कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे नॉर्मल बारिश हो रही थी, बहुत कम बारिश हो रही थी, बट वहीं पे वायनाड में हमने देखा अचानक से इतना ज्यादा बारिश हो गया कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया कि 200-250 लोग से ज्यादा लोग वहां पे मरे, मोर देन 250 पीपल डाइड, वो भी पूरे का पूरा विलेज फ्लड के अंदर आ गया, वायनाड ट्रेजेडी जो हुई। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे वेदर प्रिडिक्शन करना। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए ये मिशन मौसम लेके आए हैं। मिशन मौसम के जो मेन कंपोनेंट्स है, इसमें हम, जो मैंने आपको बोला, नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स, सैटेलाइट सिस्टम्स और एडवांस्ड सेंसर्स लेके आएंगे। इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसीज कौन कौन सी है, जो मैंने आपको बोला, आईएमडी है, इंस्टीट्यूट आईआईटीएम ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये 3 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आते हैं, और ये तीनों इंस्टीट्यूट इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके साथ साथ मिशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस, प्लस नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, एनआईओटी, ये 3 इंस्टीट्यूट्स इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इस मिशन की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। पहला मैंने बोला लाइटनिंग को देखना है, और दूसरा मैंने बोला क्लाउड चेंबर को देखना है कैसे काम करता है, और डेली बेसिस पे जितना फोरकास्टिंग होती है उसी बेसिस पे हम सीजनल और ईयरली फोरकास्ट भी डेवलप कर सकते हैं। इसकी हेल्प हमें कोल्ड वेव्स, हीट वेव्स और लोकल फोरकास्ट में बहुत मदद आएगा, और बेटर फोरकास्टिंग होगी इन सब चीजों में। डन, दिस वाज मिशन मौसम। नेक्स्ट इज द क्वेयर राइट्स। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स है, क्वेयर्स है, वो लोग जो बेसिकली लीगल स्पाउस अभी तक नहीं रख सकते, विचार इन अ, जिनको हम सेम सेक्स कपल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे ये बताई जा रही है दैट इनके प्रति कमर्शियल बायस हो रहा है। ये लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ये लोग लीगली, अगर आप देखो लीगल मैरिज के अंदर, देखो एडिटोरियल यहां पे क्या हाईलाइट कर रहा है, पहले ये समझना है। एडिटोरियल बता रहा है इंडिया में, हमारे पास, हमारे देश में मैरिज, शादी, इट इज नॉट जस्ट कि आपका एक सेक्सुअल बॉन्ड बन रहा है या आपकी एक फैमिलियल टाइज बन रही है। दिस इज मोर देन व्हाट वी थिंक, बिकॉज इन आवर कंट्री इट सेज दैट मैरिज के बाद कपल्स हैव एक्सेस टू बंडल ऑफ लीगल राइट्स। कौन कौन से लीगल राइट्स है? सोशल एक्सेप्टेंस लीगल राइट्स, जैसे सक्सेशन, कि आपको आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेंस, एलिमनी, मेंटेनेंस, अगर आप डिवोर्स होते करते हो तो उसके बाद मेंटेनेंस, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, ये सब चीजें मिलती है, राशन कार्ड मिलता है जब आपको फैमिली कंसिडर किया जाता है। बट वहीं पे अगर आप क्वेयर कपल, सेम सेक्स कपल्स की बात करो तो इनको ये सब चीजें नहीं मिलती है, बिकॉज दे आर नॉट, फर्स्ट, सबसे पहले तो इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, किस लिए, दैट दे कैन मेक अ फैमिली, दे कैन मेक सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे, क्योंकि अक्टूबर 2023 में लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इस चीज को कि सेम सेक्स मैरिज अभी हम अलाउ नहीं कर सकते। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये भी बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ ऑल पर्संस इंक्लूडिंग द क्वेयर कपल्स टू एंटर इनटू अ यूनियन। अब जैसे आपके ह्यूमन राइट्स है वैसे ही इनके भी ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, therefore the failure of state to recognize the bouquet of entitlements which flow from union would result in disparate impact on queer couples who cannot marry under the current legal regime। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इनको फ्रीडम मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इनको फ्रीडम है, बट आप समझो जो लीगल राइट्स, जो एक्ट्स डिफाइन करते हैं और जो एक्ट्स का मेन बेनिफिशियरी है दैट इज बेस्ड ऑन फैमिली। क्या अगर आपकी फैमिली, अगर आपकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है तभी आप बैंक में जाकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हो, और अगर आप किसी के पति रिकॉग्नाइज किए गए हो तभी आप उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे, अगर कल को हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है, ब्लड डोनेट करना है, तो आप उसके नाम पे साइन कर सकते हो कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, मैं इसका गार्डियन हूं, है ना। आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो बिकॉज आपके इस बॉन्ड को लीगल रिकॉग्निशन मिला हुआ है किसी एक्ट के अंदर, सिविल मैरिज एक्ट के अंदर। बट क्वेयर कपल्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली इसी चीज पे बात कर रहा है, क्योंकि आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है अभी, जिस सर्कुलर के अंदर ये बोला गया है कमर्शियल बैंक्स को दैट जो भी लोग LGBTQIA+ कम्युनिटी के हैं एंड दोज इन क्यूर रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी प्रिवेंटिंग फ्रॉम ओपनिंग जॉइंट बैंक अकाउंट्स एंड नॉमिनेटिंग देयर क्वेयर पार्टनर्स एज देयर बेनिफिशियरीज। तो आरबीआई ने जो ये पहल की है यहाँ पे कि इनको आप रिकॉग्नाइज कर लो दैट ये लोग जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और जो इनका पार्टनर है उसको ये अपना नॉमिनी या अपना बेनिफिशियरी बना सकते हैं।
अब आरबीआई से ये पहल स्टार्ट हुई है, हो सकता है ये एक नज बिहेवियर का काम करे और हमारी सोसाइटी में लार्जर इंपैक्ट लेके आए। ये आर्टिकल मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में कि जो हमारा लीगल प्रोटेक्शन, ये नालसा आता है हमारा, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस, इसके अंदर फ्री लीगल एड, बिकॉज दिस कम्स अंडर आर्टिकल 39, दिस फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड टू होम, तीन स्टेटमेंट्स दिए गए थे, ओबीसीज, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, और इनकी इनकम भी लिखी गई थी साथ में, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ऐसा ही कुछ इनकम लिखा गया था। यह 2019 का आई गेस एमसीक्यू है या 2020 का, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट एमसीक्यू इसी फॉर्मेट पे था और यही तीन चीजें पूछी गई थी। इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए अलाउ कर दिया है आरबीआई ने, बट वहीं पे अगर आप देखो तो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में, एलिमनी में, मेंटेनेंस में, जो इनको नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर कट यहां तक समझ में आया? यहां पे और कुछ राइट्स बोले जा रहे हैं, जैसे जेल विजिट करना, राइट्स एंड राइट टू एक्सेस द बॉडी ऑफ डिकीज पार्टनर, अरेंज द लास्ट राइट्स एंड सक्सेशन राइट्स, फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट्स, राइट्स फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट सच एज ग्रेट्युटी। क्या ये सब चीजें इनको मिलती है? तो नहीं मिलती है अभी। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है, समझनी है। डन, चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना हमारे इसरो ने इसको लॉन्च नहीं किया है। ईरान का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चामरन 1, इसको घेम 1 करियर ने लॉन्च किया और ये सैटेलाइट ईरान का है। ठीक है, बस इतना याद रखना है क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और ये सैटेलाइट थोड़ा सा याद रखना है बिकॉज वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूएसए हैव रिपीटेडली वार्नड ईरान अगेंस्ट सच लॉन्च बिकॉज सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स आल्सो। ये अगर कंट्रोवर्शियल है तो इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि यूएसए ने भी इस पे आपत्ति जताई है। और ये 60 केजी का सैटेलाइट लेके गया है टू टेस्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स फॉर ऑर्बिटल मैन्योर टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये डिवाइस ईरान ने बिल्ड किया था, ईरानियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने बनाया था और डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहां की। यूएसए का कहना यह है कि यही टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिलीवर करने के लिए, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वॉरहेड्स आल्सो। ठीक है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है, हमें बस याद रखना है कौन सा सैटेलाइट है और किसने लॉन्च किया है, बस। नेक्स्ट इज ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट को समझते हैं और ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोला जाता है। ताइवान स्टेट चाइना के ईस्टर्न एरिया में है और ये चाइना और ताइवान के बीच में है। क्लियर, समझ में आया लोकेशन कहां पे है? ताइवान स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोला जाता है। दिस इज 180 किलोमीटर वाइड स्टेट एंड इट कनेक्ट्स, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ताइवान का भी आइलैंड है, एंड इट कनेक्ट्स द आइलैंड ऑफ ताइवान विद, इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ताइवान विद द कॉन्टिनेंटल एशिया। द स्टेट यहाँ से नीचे जाती है और नीचे जाके यहाँ पे साउथ चाइना सी में मिलती है और ऊपर इसके ईस्ट चाइना सी है। तो ये स्टेट कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ। ठीक है, इट रीचेज अ डेप्थ ऑफ 230 फीट एंड कंटेन्स वन इंपॉर्टेंट आइलैंड। यहाँ पे एक आइलैंड है इसी ताइवान स्टेट के अंदर जिसका नाम है पेस्कैडोरोस आइलैंड। ठीक है, और ये पेस्कैडोरोस आइलैंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ताइवान। द चीफ पोर्ट जो इस ताइवान स्टेट के ऊपर पड़ता है, इट इज अमोई पोर्ट, जो चाइना की तरफ से है। यहाँ पे अमोई पोर्ट, और ताइवान की तरफ से यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है काउ हिस्यूंग पोर्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, काउ स्यूंग पोर्ट इन ताइवान। ठीक है, दिस इज, यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, आई जस्ट इरेज इट, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इस ब्लू लाइन को बोलते हैं मीडियन लाइन। क्या बोलते हैं? ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इनफॉर्मल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन ताइवान एंड चाइना मेनलैंड। तो इस मीडियन लाइन के वेस्ट में, इस मीडियन लाइन के वेस्ट में चाइना है, इस मीडियन लाइन के ईस्ट में ताइवान है। ठीक है, और ये लाइन कब बनाई गई थी? कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी। हाउएवर देयर इज नो ट्रीटी और अग्रीमेंट जो इस लाइन को सॉलिडिफाई करता हो। ये लाइन किसी अग्रीमेंट के अंदर नहीं है, ये बस म्यूचुअली अग्रीड है। हाँ, ऐसे ही बातों बातों में अग्री कर ली गई है बस। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस स्टेट में, ठीक है, ताइवान के आसपास यहाँ पे यूएसए, जर्मनी और यूरोपियन शिप्स बहुत सारी देखी गई है, जैसे यूएस की मिलिट्री शिप्स भी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। बट चाइना का बोलना यह है दैट जर्मनी के जो शिप्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो जर्मन शिप्स ताइवान स्टेट में आ रहे हैं, वो हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे हैं।
ठीक है, इट इंक्रीजेस द सिक्योरिटी रिस्क फॉर चाइना। बस इतना याद रखना है। शिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ताइवान स्ट्रेट के बेसिस इंपॉर्टेंट है। ताइवान स्ट्रेट न्यूज में रहती है और ताइवान स्ट्रेट को याद करना जरूरी है, ताइवान स्ट्रेट को समझना जरूरी है, बस शिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल हमें क्या बोल रहा है? दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर एंड कैश क्रॉप इन इंडिया इज जूट। जूट एक बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, पैकेजिंग नीड्स में हमारे काम आता है। ठीक है, जूट इकोनॉमी या रॉ जूट फार्मिंग टोटल में अगर आप देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 14 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जूट मेनली असम और वेस्ट बंगाल में कल्टिवेट होता है। ठीक है, और अगर आप मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट एरियाज देखो तो नगांव, गोलपारा, बारपेटा और दरांग। ठीक है, जूट एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है जो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है लोकल फार्मर्स के लिए। एंड जो ये जूट का फाइबर होता है, इट कैन बी हार्वेस्टेड एट एनी स्टेज, और इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है 150 डेज लेता है, 100 to 150 डेज। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इस चीज के बेसिक्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 2023 में ही मैंने खुद उसी साल द हिंदू के डिस्कशन में ही जैक फ्रूट के ऊपर द हिंदू ने स्पॉटलाइट में एक एडिटोरियल दिया था बहुत बड़ा जैक फ्रूट के ऊपर, और 2023 में ही जैक फ्रूट पे क्वेश्चन आया। ठीक है, ऑल्दो वहां पे 2023 में ये पूछे गए थे, तीन क्रॉप्स पूछे गए थे, एक महुआ, दूसरा जैक फ्रूट एंड तीसरा आई गेस एक और टीक। तीन ऐसे क्रॉप्स पूछे गए थे, तीन ऐसे प्लांट्स पूछे गए थे, और क्वेश्चन का बोलना यह था दैट इसमें से एवरग्रीन कौन सा है। ठीक है, तो महुआ इज फ्रॉम पीवाईक्यूज, टीक इज फ्रॉम पीवाईक्यूज, जैक फ्रूट वाज द आंसर। सिंपल, इसीलिए मैं ये चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक चीज पीवाईक्यू से है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं डिस्कशन होता है। हर एक डिस्कशन में, हर एक न्यूज आर्टिकल में आपको दिखा सकता हूँ कहीं ना कहीं पे पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड ही होता है। ठीक है, और हर एक चीज यहाँ पे जो डिस्कस की जा रही है, जो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिया जा रहा है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। रेटिंग, व्हाट इज रेटिंग? रेटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें करते क्या है, जूट के क्रॉप को पहले काट के ले जाते हैं और एक साफ पानी में डुबो दे देते हैं, और डुबो के उसको वहीं पे रख देते हैं, और उस पानी में वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज होने लग जाता है और वो धीरे धीरे अपना फाइबर छोड़ने लगता है। ठीक है, वो फाइबर छोड़ने के बाद उसको वहां से निकाला जाता है। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पे इस रेटिंग के प्रोसेस में कोई भी वीड यूज होता है, पर्टिकुलरली वाटर हायासिंथ यूज होता है। वाटर हायासिंथ भी यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, वाटर हायासिंथ के बारे में यूपीएससी ने पूछा था दैट ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है और वाटर इंटेंसिव है, और नीचे ऑप्शंस थे, चार ऑप्शंस कि ये कौन सा क्रॉप है, ये कौन सा प्लांट है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है, आपको ध्यान रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये वाटर हायासिंथ का वीड जो है, इसके ये यूज होता है, इसको इकट्ठा करके इस जूट के क्रॉप के ऊपर, पानी के ऊपर डाल देते हैं ताकि ये रहे, सबमर्ज रहे, और पानी में डालने के बाद इसके ऊपर कुछ लॉग्स, पत्थर वत्थर रखे जाते हैं ताकि ये पानी के अंदर ही रहे, और उसके बाद जब ये सबमर्ज रहता है थोड़ा बहुत टाइम तक रहता है, और उसके बाद इसको बाहर निकाला जाता है, इसको क्लीन किया जाता है पानी के अंदर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी 34 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद यहां से इसका वुड अलग किया जाता है और फाइबर जो है वो अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं, वुड को अलग करना और फाइबर को अलग करना। बेसिकली जूट का जो क्रॉप है ना, ठीक है, ये एक ऐसे स्टिक लाइक क्रॉप होता है जिसके सराउंडिंग में इसका जो कवर होता है वो वुडन होता है, थोड़ा सा इसके अंदर फाइबर होता है। ठीक है, और उस फाइबर को उस वुड से अलग करने के लिए ही ये प्रोसेस की जाती है। चलो आगे, इसके बाद हमारा 16 सितंबर यानी आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें हमारे पास अगेन वी हैव 9 एडिटोरियल्स टू डिस्कस। जल्दी जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो एडिटोरियल है इसमें सबसे पहला है हमारे पास नीपा वायरस। ठीक है, नीपा वायरस से हैज कंफर्म्ड डेथ्स इन ममल्लापुरम, और मल्लापुरम 150 लोग 150 लोग कांटेक्ट में आए हुए हैं और उनको आइसोलेट करने को बोला गया है। ठीक है, और नीपा वायरस का ओरिजिन अगर आप देखो तो 1999 में ये ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, कहाँ ओरिजिन हुआ है इसका? मलेशिया में प्लस सिंगापुर। ठीक है, और मलेशिया और सिंगापुर में ये पिग फार्मर्स में हुआ था। ठीक है, डन। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सुंगाई नीपा, बिकॉज मलेशिया में जो विलेज था उसका नाम ही था सुंगाई नीपा।
वहीं से इसका नाम पड़ा। यूजुअली अभी रिसेंटली हमने 2004 में देखा था, बांग्लादेश में भी आया था, और ये एक्चुअल में बैट्स के थ्रू भी फैलता है। और ये जो बैट्स होते हैं ये डेट ईटिंग, जो खजूर खाते हैं बैट्स, ठीक है, वो इसके मेन वेक्टर हो रहे थे, जिनको हम फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सबसे पहले इसका नेचुरल होस्ट होता है, जैसे पिग यहाँ पे, या इसका नेचुरल होस्ट हो गया ये बैट, इट्स ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स, है ना, देन इट्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। फ्रूट बैट्स के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रूट्स में, एंड देन फ्रूट्स को अगर ह्यूमंस ने कंज्यूम कर लिया तो ह्यूमंस में लग जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसका प्रोसेस है फैलने का। सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और फेटल एंसेफेलाइटिस हो सकती है। मतलब इससे आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन जो है फूलने लग जाएगा, एंड उसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ठीक है, इंसान को नीपा वायरस अगर लग गया तो उसके बाद 5 से 14 दिन का टाइम लेता है वो, और 5 से 14 दिन के अंदर अंदर ये इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। मतलब 5 से 14 दिन के अंदर अंदर, 5-14 दिन तक ये इंसान के अंदर रहेगा, बट सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। 14 दिन के बाद सिम्टम्स दिखेंगे, और सिम्टम्स यूजुअली 3 से 14 दिन तक रहेंगे। तो मतलब कुल मिला के 1 महीने की ये बीमारी है। अगर आप 1 महीने में ठीक होते हो, या आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यूजुअली ये इंसान कोमा में भी जाता है। ठीक, चलो डन यहां तक। नेक्स्ट, ये वाला जो एडिटोरियल है ये समझना जरूरी है। ये एडिटोरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एडिटोरियल जो है ना, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इस एडिटोरियल में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, दैट इज स्ट्रक्चर। कि आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करो, आप अपने एस्से को स्ट्रक्चर कैसे करो। ठीक है, तो कैसे करोगे? जैसे ऑथर ने यहाँ पे एनेक्डोट लिखा है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, एनेक्डोट के नाम पे क्या लिखेंगे कि राम एंड श्याम 2 लोग थे। राम ने पढ़ाई करी और वो अच्छा एम्प्लॉय बना, एक प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, उसकी अपनी फैमिली जो है वो भी वहां शिफ्ट हो गई है, और उसकी जो छोटी बहन है वो अच्छी पढ़ाई कर रही है, वो स्कूल जा रही है। ये भी एनेक्डोट है, बट दिस इज वेरी जेनेरिक एंड एवरेज, बिलो एवरेज एनेक्डोट। यहाँ पे देखो, ऑथर को लिखना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, और ऑथर को लिखना है सोशल मीडिया के थ्रू जो आप एंगेजमेंट कर रहे हो उसके बारे में। और क्यों लिखना है? सबसे पहले ये लिखना है कि इसने एडिटोरियल सोचा क्यों, इसने क्यों सोचा कि मैं ये टॉपिक लिखूंगा। क्योंकि इसके पास एक पर्पस था। पर्पस क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, अब इसको याद आया कि यार डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारे इंडिया में अभी क्या हो रहा है, तो इसको याद आया डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शंस। ठीक है, और इलेक्शंस में आज सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? तो वो है एडवर्टाइजिंग, दैट इज कैंपेनिंग। और कैंपेनिंग में भी सबसे ज्यादा जो पार्ट है, जो शेयर है, वो किसका है? वो है सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया पे बात करनी है। ठीक है, तो ऑथर ने क्या किया? ऑथर ने स्टार्ट किया यूरोपियन यूनियन से, और बोला यूरोपियन यूनियन में जब ब्रेक्सिट हो रहा था, जब ब्रिटेन एग्जिट कर रहा था यूरोपियन यूनियन से, तो उस टाइम पे हुआ क्या? एक कैंपेन चलाई गई उस टाइम पे सोशल मीडिया में, जिसका नाम था लीव यूरोपियन यूनियन कैंपेन। ठीक है, और वो इसलिए चलाई गई, वो एक डिजिटल कैंपेन थी। ठीक है, और वो इसलिए चलाई गई थी ताकि लोगों का परसेप्शन और उनकी चॉइस, ताकि वो वोट करे ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए, इसलिए चलाई गई थी वो यूरोपियन यूनियन लीव ईयू कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन सोशल मीडिया पे इसलिए चलाई गई थी। और ऑथर बोलते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप देखो, सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड बन चुका है। ठीक है, दो धारी तलवार बन चुका है क्या? सोशल मीडिया। अब दो धारी तलवार ये इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ पे ये चीजें कुछ हाईलाइट कर रहे हैं ऑथर। पहले बोल रहे हैं सबसे पहली चीज, दैट इज डिजिटल कैंपेन्स विच आर नाउ सेंट्रल टू द इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज। अब देखो, ऑथर ने यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करी। ठीक है, इनने का आर्ग्यूमेंट दिया कि डिजिटल कैंपेन्स आज के टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी एजेंडा लेके आ रही है, उसमें जो पर्टिनेंट रोल है वो किसका है? डिजिटल कैंपेन का। कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ताकि वो अपनी डिजिटल कैंपेनिंग करे। अब इस चीज को साबित करने के लिए ऑथर साथ में क्या बताएगा? रिपोर्ट बताएगा। रिपोर्ट किसकी देगा? लोक नीति की। लोक नीति CSDS। ठीक है, इसकी स्टडी हुई थी डिजिटल कैंपेनिंग के ऊपर। 18th इलेक्शन, जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2024 वाला लोकसभा का इलेक्शन, उस पर लोक नीति सेंटर ने स्टडी करा, और उस स्टडी में यह पता चला कि डिजिटल कैंपेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और अब इस चीज को साबित करने के लिए ऑथर क्या देगा? फैक्ट्स देगा। फैक्ट क्या देगा? केस स्टडी देगा। केस स्टडी किस चीज की देगा? कर्नाटका की केस स्टडी। बोला जा रहा है दैट कर्नाटका के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 7800 लाख रुपीज डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किए। वहीं पे कांग्रेस ने 4800 लाख रुपीज डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किए। ठीक है, जो कि पार्टी का टोटल बजट का अराउंड 50% था, 50 to 55% दोनों पार्टीज का।
जो इन्होंने टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर किया है उसका 50 से 55% उन्होंने कहां पे खर्च किया? डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स पे। तो यहां तक जो ऑथर बोल रहा है अब इसका पूरा चीज साबित हो गया है। पहले इसने एनेक्डोट दिया, दूसरा इसने स्टडी दी, रिसर्च, और तीसरा इसने फैक्ट दिया। मैं चाहता हूं जब भी आप आंसर लिखो तो आप अपने आंसर्स और अपने एसेस इसी मैनर में लिखो। ऑथर यहाँ पे एक चीज हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये है कि जरूरत इस चीज की है कि हम इन डिजिटल कैंपेन्स को रेगुलेट करें। क्यों रेगुलेट करें और इनके ऊपर ऑडिट क्यों बिठाए? क्योंकि ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो तरीके की डिजिटल कैंपेनिंग हो रही है। ठीक है, एक डिजिटल कैंपेनिंग है थ्रू गूगल और दूसरी डिजिटल कैंपेनिंग है थ्रू मेटा। ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं कि गूगल के थ्रू जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हो रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी कैंपेनर्स ही कर रहे हैं, दे अवॉइड डेरोगेटरी कंटेंट। वो यहाँ पे साफ और अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं जहां पे डेरोगेशन नहीं हो, जहां पे एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस ना लगाए जाए, एक दूसरे को बुरा भला ना बोला जाए, हेट्रेड ना फैलाया जाए, फेक न्यूज ना फैलाई जाए। वहीं पे अगर आप मेटा कार्ड देखो तो मेटा पे जितने भी थर्ड पार्टी कैंपेनर्स है, व्हाट दे आर डूइंग, वो इन्फ्लेमेटरी और प्रॉब्लमेटिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है, कांग्रेस बीजेपी को गाली देती है, विदाउट एनी स्क्रूटनी, और सेंसर नहीं हो रहा है ये मीडिया, और इसको मॉडरेट नहीं किया जा रहा है। अब यही चीज है जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मेटा को हमें मॉडरेट करना पड़ेगा, इसके कंटेंट को मॉडरेशन की जरूरत है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑथर ये भी हाईलाइट कर रहा है कि ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटरी लूप होल्स है, और इन रेगुलेटरी लूप होल्स को हमें खत्म करना है, बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों के इमोशंस को यूज करके, लोगों के इमोशंस को चैनल करके उनसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स लिए जाए। ठीक है, क्लियर कट समझ में आया एडिटोरियल? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पे इंडिया के मिनरल इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि इंडिया के मिनरल सिस्टम को जरूरत है एक ह्यूमन टच की। ठीक है, इंडिया के मिनरल इकोसिस्टम को जरूरत है किस चीज की? एक ह्यूमन टच की। ऑथर ये एडिटोरियल क्यों लिख रहे हैं? पहली चीज ये, ऑथर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज से? 2024 में जो कैग की स्टडी आई थी जिसने बोला दैट जो एलोकेशन हो रहा है कोल ब्लॉक्स का 2004 से लेकर 2009 तक, है ना, और जो अलॉटमेंट हुआ है कोल ब्लॉक्स का, उसको कैग ने ऑडिट किया था। ठीक है, और उसके बाद जुडिशरी ने उस ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर किया 2014 में, और फटकार लगाई किसकी? गवर्नमेंट की। 2014 के बाद 2015 में MMDRA एक्ट आया। ठीक है, 2015 में ये एक्ट आया और इस एक्ट के अंदर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF। अब ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या काम करेगी? वेयर द लाइसेंसेज एंड लीज होल्डर्स पे DMF अ रॉयल्टी। ये रॉयल्टी कलेक्ट करेगी किन से? जो भी माइनिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब ये माइनिंग कर रहे लोग रॉयल्टी पे कर रहे हैं DMF को, और DMF ये चीजें, ये पैसा कहां यूज करेगा? DMF ने आज तक 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है इसी रॉयल्टी को इकट्ठा करते करते। ठीक है, अब इसको यूज कहां करेगा? ये एक्चुअल में DMF को जो ये पैसा आया है, ये आया है कहां से? कम्युनिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट वर्क्स की वजह से। ठीक है, जो DMF ले रहा है कहां पे? माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। कहीं पे भी जहां पे भी माइनिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग हो रही है, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, ये फॉर एग्जांपल ये कोल ब्लॉक है, यहाँ से जितना भी कोल निकलेगा रोड के थ्रू जाएगा, यहाँ पे उसका रॉयल्टी कलेक्ट होगा, वो रॉयल्टी यूज किया जाएगा इसी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये कितना अच्छा एक लोकल लेवल पे कंसाइज्ड और कोहेरेंट लूप में काम करने वाला है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट और पैसा जहां से जनरेट हो रहा है वहीं पे डेवलपमेंट का पैसा लग भी रहा है, जहां से वो इकोनॉमी जनरेट हो रही है वहीं पे वो पैसा लग भी रहा है वापस। तो इसीलिए ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, अच्छा सक्सेस मिला है इस अप्रोच को। अगर आप आज की बात करो तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं सितंबर 16 को हम मनाते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे, एज प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम एंटर्स इट्स 10th ईयर। ठीक है, सितंबर 16 इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे, और ये जो स्कीम आई थी 2014-15 में, उसके बाद ये स्कीम का आज 10वां साल है। ठीक है, और आज अगर आप देखो तो इस स्कीम के अंदर 3 लाख प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 23 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि आप वेलफेयर प्रोग्राम्स हैंडल करो, उन सेक्टर्स और उन स्टेट्स और उन डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट करो जहां पे माइनिंग हो रही है। बिकॉज अगर आप देखो, अगर आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना है उन लोगों को, तो उनके वेलफेयर के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग होस्ट कर रहे हैं उन माइनिंग रीजन्स को, उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है माइनिंग ऑपरेशन की वजह से,
चाहे वहां का वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, चाहे वहां का एयर पोल्यूशन हो रहा है, उन सब चीजों की वजह से उन लोगों का ये हक बनता है कि आप उनके एरिया को डेवलप करो। ठीक है, पोल्यूशन को तो कंट्रोल करना ही है, एनवायरमेंट को तो कंट्रोल करना ही है, एनवायरमेंट को तो पोल्यूशन फ्री बनाना है, बट उन लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना जरूरी है। इसी चीज में अगर आपको पता हो तो कोल इंडिया ने अभी रिसेंटली 1.5 लाख रुपीस का स्कॉलरशिप देने का अनाउंसमेंट किया था उन लोगों को जो इन एरियाज में रहते हैं। ठीक है, अगर वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उन्हें प्रीलिम्स निकाल लिया है तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप थी। अब आप समझो किस लेवल पे ये हो रहा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि अभी तक तो हम मिनरल्स पे बात कर रहे थे, बट अब हमने रिसेंटली नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च कर दिया है। और ये किस लिए है? क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को एक्सपैंड करने के लिए। और हम चाहते हैं कि काबिल जो हमारी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, जो हमारा पीएसयू है, ये काम करे बस ना कि इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। अभी हमें अर्जेंटीना में 5 कोल ब्लॉक्स मिले हैं, किसको? काबिल को। नॉट कोल ब्लॉक्स, लिथियम ब्लॉक्स मिले हैं काबिल को, वहां पे लिथियम रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो अब समझने की बात यह है कि ये वाला जो मॉडल है, ये वाला जो गवर्नेंस का मॉडल है, ये हम वहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है अंडर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को प्रमोट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑथर यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर रहे हैं दैट नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल, जो कि चाहता है डिजिटाइज करना एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट ऑफ डीएमएफ्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लेके आना चाहता है इन ऑपरेशंस। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या? ना कि हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस मिलेगी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे। फर्दर ऑथर ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें इनोवेशन करना पड़ेगा, कहां पे? हर एक डीएमएफ में। जैसे ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इनकी एक्टिविटीज और इनके गोल्स को, ताकि ये लोग इंटीग्रेट कर पाए अपने गोल्स और अपनी एक्टिविटीज को किसके साथ? जो सेंटर और स्टेट का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में इनका हेल्प हो, ये लोग हेल्प करें उनको अचीव करने में। ठीक है, क्योंकि डीएमएफ्स की वजह से लाइवलीहुड फॉरेस्ट डिवेलपर्स का, लोकल लोगों का, प्लांटेशन, कलेक्शन, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब चीजें, रूरल एथलीट्स को हेल्प करना, स्पोर्ट्स पर्संस का के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये डीएमएफ एक छोटे लेवल की गवर्नमेंट है अपने आप में। ये इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी एरियाज में। ऑथर यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हैं बहुत सारी एरियाज को। ठीक है, कि हर जगह पे ये अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं डीएमएफ्स। कहीं पे ये फॉरेस्ट डेवलपर्स के लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, कहीं पे स्पोर्ट्स पर्संस को एनकरेज करने के लिए काम कर रहे हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसीलिए ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है डीएमएफ का, ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसको हमें हमारे आंसर्स में यूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि पढ़ने समझने के बाद, याद रखने के बाद अगर आपने इसको यूज नहीं किया अपने आंसर्स में, तो देन इट्स ऑफ नो यूज। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि इस एडिटोरियल के बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाओ। ये जो एमएमडीआरए है कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता है, वन थिंग। सेकंड थिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो आगे। ये वाला एडिटोरियल हमारा विचक्राफ्ट के ऊपर है। ठीक है, अभी विचक्राफ्ट क्या होता है? विचक्राफ्ट तो आप सब लोग को पता होगा, जादू टोना, है ना? नॉट बाबू सोना, इट इज जादू टोना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कर्नाटका के एक, आई गेस छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, इंक्लूडिंग अ पुलिसमैन, एक पुलिस ऑफिसर भी था उसमें, और 4 और लोग, जिनको ऐसे पीट पीट के गांव वालों ने मार दिया। इससे पहले एक 11 साल के बच्चे को और 4 लोगों और 3 लोग उसके साथ मारे गए। क्यों? क्योंकि गांव वालों को ये शक हो गया था कि ये लोग विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज विचक्राफ्ट? जादू टोना। ठीक है, व्हाट इज जादू टोना और ये कहां कहां पे होता है? ये एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि लोग जादू की मदद से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, ये सब चीजें। ये यूजुअली हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स में और हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट में होता है। सबसे ज्यादा जो स्टीरियोटाइप अटैच किया जाता है वो बंगाल के साथ है, बट हमें ये सब चीजें नहीं याद रखनी चाहिए। मैजिक, स्पेल, स्किल्स, एबिलिटीज, ये सब कुछ नहीं होता है। और यूजुअली यहाँ पे बोला जाता है कि औरतें ये सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, और औरतों को यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये विकेड है, स्केरी है। ऐसा नहीं है। और इन्हीं लोगों को मारने के लिए एक प्रैक्टिस है विच हंटिंग, क्या आप इनको पकड़ के मार देते हो। ये यूजुअली रूरल एरियाज में होता है, बिहार झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया। और ये लोग क्या करते हैं?
यहाँ पे सबसे गंदा जो स्टीरियोटाइप है वो है ह्यूमन सैक्रिफाइस का। कि आप इवल फोर्सेस को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए आप ह्यूमंस की सैक्रिफाइस दे देते हो, छोटे बच्चों की सैक्रिफाइस दे देते हो। ठीक है। और बिहार हमारा पहला ऐसा स्टेट बना 1999 में जहां पे पहली बार एक ऐसा एक्ट आया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वुमेन एज विचेस एंड देयर ऑपरेशन। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्ट आया 2005 में, उड़ीसा, राजस्थान, असम में भी रेगुलेशंस आए 2018 में। ह्यूमन सैक्रिफाइस अगर आप देखो तो सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंदर मर्डर करार दिया गया है। एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस को सजा जो मिलती है सेक्शन 302 के अंदर ही मिलती है। प्लस सेक्शन 295A of IPC talks about deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। ठीक है। तो इसको भी खत्म करना है कि आप किसी के रिलीजन को स्टीरियोटिपिकली देखो, आप किसी के रिलीजन को, किसी के फेथ को ये बोलो कि ये विचेस है, ये विचक्राफ्ट करती है, ऐसा भी नहीं है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आर्टिकल 51A का क्लॉज सब क्लॉज H सेज दैट हमें ऐसा काम करना चाहिए दैट हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें अपने अंदर। और साइंटिफिक टेम्पर हमें बोलता है कि ये विचक्राफ्ट के नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमें साइंस में बिलीव करना चाहिए, ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसीलिए हमें भी इस चीज पे काम करना चाहिए, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों में ये चीज प्रमोट करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को और ऐसे बिलीफ सिस्टम को अपनी सोसाइटी से खत्म कर दें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 और 4 9 लोगों की हत्या हुई है, जो कि एक आम चीज नहीं है। 9 लोगों की हत्या होना बहुत ही बड़ा एक गंभीर विषय है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो लास्ट में आई वांट टू डिस्कस दिस टाइफून यागी। ये जो टाइफून है टाइफून यागी अभी 3 कंट्रीज में आया है, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। टाइफून यागी सदर्न चाइना में हिट किया है और इसने लैंडफॉल कहां पे किया है सदर्न चाइना में, तो चाइना, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, इसका एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ पे इसके इंपैक्ट में आया हुआ है। ठीक है। और इंडिया ने अभी वियतनाम के लिए रिलीफ भेजा है, कितने का, $1 मिलियन का रिलीफ गया है वियतनाम को। ठीक है। और $1 मिलियन का असिस्टेंस दिया है लाओस को, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बोलना है। ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स की मदद, इंडियन एयरफोर्स ने मदद की है अपने ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से। और इंडियन एयरफोर्स का ये ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट गया है वियतनाम और लाओस और वहां पे एयरलिफ्ट किया है उन लोगों को जो परेशान थे और जो यहाँ पे इस फ्लड का शिकार हुए थे। चाइना का हैनान प्रोविंस इंपैक्ट में आया है इस टाइफून के। टाइफून को समझते हैं। ठीक है। अगर आप इस टाइफून को देखो, ये टाइफून एक्चुअल में पैसिफिक ओशन में आया है और ये जो टाइफून है ये एक टाइप का साइक्लोन होता है। ठीक है। दिस इज बेसिकली वियतनाम और फिलीपींस का जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये वाला एरिया इज बेसिकली हिट बाय, फ्रीक्वेंटली हिट बाय टाइफून्स। ठीक है। इसके साथ आई गेस दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइफून। और अभी तक अगर आप देखो तो 143 लाइव्स हमारी यहाँ पे गई है, इतने लोग यहाँ पे मरे हैं, 143 पीपल आर डाइड, 59 आर स्टिल मिसिंग। ये टाइफून यागी इज क्लेम टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट हिट इन अ डेकेड। पिछले 10 साल में जो सबसे खतरनाक ये टाइफून आया है वो ये है, दैट इज टाइफून यागी। नेक्स्ट दो कमांडर्स है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर के डिल्ला, दोनों वुमेन ऑफिसर्स हैं और दोनों निकल रही है किस चीज के लिए, ब्लू वाटर ग्लोबल वॉयेज के लिए। क्या करने वाली है ये इस वॉयेज पे, पूरे ओशियन का एक सर्कम नेविगेशन करने वाली है पूरे ग्लोब का। ठीक है। दे आर गोइंग टू सर्कम नेविगेट एंटायर ग्लोब। और कैसे जाएंगी, INS तारनी के ऊपर जाएंगी। ठीक है। ये इनका वेसल होगा, इस वेसल के ऊपर ये पूरे ग्लोब का सर्कम नेविगेशन करने वाली है। ये दो हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर्स, ये दो लेफ्टिनेंट कमांडर्स जो है इससे पहले सागर परिक्रमा में इनने पूरा पार्ट लिया और इस ग्लोबल वॉयेज को सागर परिक्रमा भी बोलते हैं। सागर परिक्रमा पिछले 3 साल से हो रही है और ये सागर परिक्रमा एक एक्सरसाइज है इंडिया के कोस्टल स्टेट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए। हर स्टेट के ऊपर ये लोग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें इन्वॉल्व होता है।
इन सब स्टेट्स को ये लोग जा जाके वहां पे एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट से लेके तीसरे स्टेट, इसको बोलते हैं सागर परिक्रमा। वन थिंग, ये दो ऑफिसर्स पिछले 3 साल से इस सागर परिक्रमा में इन्वॉल्व है। दूसरा, जो हमारे कमांडर अभिलाष थे, कमांडर अभिलाष टॉमी, जिन्होंने पार्ट लिया था गोल्डन ग्लोब रेस में, ठीक है, गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में हमारे जो ये कैप्टन थे जिनका नाम था कमांडर अभिलाष टॉमी, इनने पार्ट लिया था इस गोल्डन ग्लोब रेस में। वो इनको ट्रेन करने वाले हैं, वो इनको ट्रेन कर रहे हैं, और ये वुमन अभी निकलने वाली है इस ब्लू वाटर ग्लोबल वोयेज पे। अब देखने वाली बात यह है कि इनका जब ये वोयेज कंप्लीट होगा, हमें बस इतना याद रखना है कि कौन दो ऑफिसर्स थे और कहां गए हैं बस, और ब्लू वाटर ग्लोबल वोयेज है क्या असल में, ठीक है। पूरे ग्लोब का इनको सर्कमनेविगेशन करना है। आईएनएस तारिणी यहाँ पे इन्वॉल्व है। लास्ट में स्पेस एक्स का ये मिशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि पोलैरिस क्या है, और ये पोलैरिस मिशन जो है ये कहां तक जाएगा। ये 1400 किलोमीटर्स ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, और इन्होंने टच किया है 1400 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड, मतलब अर्थ से लेके ऊपर ये स्पेस में 1400 किलोमीटर्स तक गए हैं। अगर आप देखो तो 400 किलोमीटर्स पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलेगा, ठीक है, और 1400 किलोमीटर्स पे आपको आई गेस 1394 किलोमीटर्स पे आपको मिल जाएगा क्या, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। इस पोलैरिस मिशन में इन्वॉल्व था स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो पहले गया 1400 किलोमीटर्स पे पहुंचा, और वहां से वापस आके इसने लैंड भी कर लिया है, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, इसमें नॉन एस्ट्रोनॉट्स, नॉन वो लोग थे जो सिविलियंस लोग हैं, ठीक है, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, पर्टिकुलरली इसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, सिविलियन लोग थे। और आई गेस ही इज अ फाउंडर ऑफ वन एमएनसी जो इसमें गए हैं, मिस्टर आइजक मैन जो इनका नाम है, वो एक फिनटेक बिलियनियर है जो इस मिशन में गए हैं। उनके साथ इसमें 4 और लोग थे, ये जो आइजक मैन है वो इस मिशन को लीड कर रहे थे, ठीक है। चलो इस मिशन को थोड़ा सा याद रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मिशन है और हो सकता है न्यूज में आ जाए। इसको लॉन्च किया गया था 19 अगस्त को, शेड्यूल्ड लॉन्च था 19 अगस्त, बट अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है लास्ट वीक। ये स्पेस टूरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, एंड जैड आइजक मैन बिकेम द पर्सन हु कंडक्टेड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ये अपने क्रू से बाहर निकल के, ठीक है, ये अगर आप देखो यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख रहा है, अपना जो इनका मॉड्यूल था, क्रू मॉड्यूल, वहां से बाहर निकल के इनने स्पेस में वॉक किया और वापस आए और यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, क्लियर कट यहाँ तक। इसके बाद ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हमें ये भी याद रखना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इनको बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट जाना था, और इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुकना नहीं था, वहां पे डॉक नहीं करना था, डायरेक्ट स्पेस में जाना था, वहां से वापस आना था। लॉन्च बहुत बार डिले हो गया था, ठीक है, और अभी जाके लॉन्च कंप्लीट हुआ है और वापस भी ये लोग आ गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन अगर आप देखो तो मेजर इवेंट है ये एक स्पेस टूरिज्म में। प्लस इस मिशन का गोल क्या था कि ये पहली कमर्शियल क्रूड फ्लाइट बनेगी फॉर एज ऑफ द स्पेस। स्पेस का एज माना जाता है कहां तक, कार्बन लाइन या वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। 130 किलोमीटर्स का इसका ऑल्टीट्यूड था पहले, बट ये 1400 किलोमीटर्स का ऑल्टीट्यूड तय करके वापस आया है। प्लस इसने जो यूज किया स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम क्या है, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेस वॉक कम्युनिकेशन एंड इन स्पेस रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, और यहाँ पे इनके लिए एक स्पेशल स्पेस सूट बनाया गया था जिसको टेस्ट करने के लिए ये लोग वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट में गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लॉन्च साइट इसकी थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, और ये मिशन इलॉन मस्क का स्पेस एक्स हैंडल कर रहा था। क्रू ड्रैगन इन्होंने यूज किया है एज स्पेसक्राफ्ट, और वो स्पेसक्राफ्ट वापस आके यहाँ पे लैंड किया है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है स्पेस टूरिज्म को लेके और स्पेस के एक्सप्लोरेशन को लेके। डन। लास्ट में यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन किसको बोलते हैं और कैसे काम करता है। आइडिया सिंपल है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन क्यों करना है, क्योंकि आपको आसपास का नॉइज नहीं सुनना है ना, या जिसके साथ अगर मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो आपको बस मेरी आवाज आ रही है, आपको बाहर रोड पे चलता हुआ इंसान क्या बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है, बाहर किचन में अगर कुछ खाना बन रहा है तो उसकी आवाज नहीं आ रही है, अंदर कमरे में फैन चल रहा है तो उसकी आवाज नहीं आ रही है। दिस इज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ये फिनोमेना काम कैसे करता है, आपका माइक्रोफोन डिटेक्ट करता है कि सबसे एम्बियंट साउंड कौन सी है जो कंटिन्यूअसली आपके कान को आनी चाहिए, ठीक है। जब वो डिटेक्ट करने के बाद ये देखता है कि साउंड कौन सी है जो एक्चुअल साउंड जिसको पास करना है मुझे, और कौन सी साउंड ऐसी है जो नॉइज आ रही है बैकग्राउंड में जो एक्चुअल में एम्बियंट साउंड नहीं है,
तो उस नॉइज को ये हटा देता है। कैसे हटा देता है? तीन मैकेनिज्म है। वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड थर्ड इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो वेव्स आपके पास आती है वो एक क्रस्ट बनाती है, ठीक है। और अगर आपने देखा कि दो वेव्स आ रही है, अगर आपके पास दो वेव्स आ रही है, ठीक है, और वो आपस में सुपर इंपोज हो रही है, दो वेव्स आती हुई आपके पास सुपर इंपोज हो रही है, देन दे विल एड अप टू प्रोड्यूस अ बिगर वेव, जो कि एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगी, जिसकी मदद से जो हल्का साउंड होगा वो आपके पास नहीं आएगा। वन थिंग। सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज कि जो एक क्रस्ट बन रहा है एक वेव का इज इन लाइन विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। एक क्रस्ट बन रहा है, दूसरे का ट्रफ बन रहा है, ठीक। ऑफ द अदर वेव दे विल कैंसल आउट ईच अदर, और वहां पे कोई साउंड नहीं आएगी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज द मिक्स ऑफ टू। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इन्वेंट किया गया था कब? 1930s में। टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1930s। अबाउट 5 decades post war revolution in electronics later became a common feature in commercial headphones। और कमर्शियल हेडफोन्स में जो यूज हो रही है दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दो वेव्स ऐसे आ रही है, और जो ये इन्वर्टेड एएनसी है ये कैंसिल करती है किसको? कैंसल्स आउट द एम्बिएंट साउंड आउट, कैंसल्स द एम्बिएंट साउंड, और देन नॉइज कैंसिलेशन आपके ईयरफोन में हो जाता है, ठीक है। डन। लास्ट में जो मैंने आज मिनरल डेवलपमेंट पे इंडियन मिनरल इकोसिस्टम पे आर्टिकल डिस्कस किया है, उसी आर्टिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है दैट इंडियाज मिनरल एंड माइनिंग इकोसिस्टम अंडर द होल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोच, जो इसका एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, इट कैन हेल्प एंड बी अ पनेशिया फॉर होलसम रूरल डेवलपमेंट। कि जो आप हमारा इंडिया में मिनरल एंड माइनिंग इकोसिस्टम है वो काम कर रहा है किसके ऊपर? होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जो मैंने आज सिखाया आपको कि ये हर एक फील्ड में काम कर रहा है। स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, लाइवलीहुड में काम कर रहा है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए काम कर रहा है। दिस कैन बी अ पेनिशिया फॉर होलसम रूरल डेवलपमेंट। बट द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस इज कि हमारे पास बस 23 ऐसे स्टेट्स है जहां पे माइनिंग ऑपरेशन अभी चल रही है, बाकी स्टेट्स में तो नहीं चल रही। जैसे लिथियम रिजर्व हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिले, अभी माइनिंग ऑपरेशन नहीं चल रही है, तो उन एरियाज का क्या होगा? और इसके मेन ड्रॉबैक्स क्या है इस अप्रोच के? कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पे माइनिंग ऑपरेशन हो रहे हैं बट सही से डीएमएफ का फाउंडेशन, और डीएमएफ का फाउंडेशन जो है सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है इस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को, जिसकी वजह से वो एरिया लैग कर रहा है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में और बाकी सारे रेगुलेशंस में। आप इसका आंसर सबमिट करो बाय द एंड ऑफ द डे या कल की डेट में, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम आपके आंसर को इवैल्यूएट करके आपको वापस भेज देंगे। विद दिस आई थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कनेक्टिंग टू जीनो आईएएस। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद।